नमस्कार दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं गोदरेज वॉशिंग मशीन का एरर कोड के बारे में दोस्तों। ठीक है, एरर कोड जनरेट होता है कैसे कैसे उसको रिजोल्व करते हैं, क्या क्या कारण होता है उसका पूरा डिटेल्स में आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो देखिए नीचे में चैनल का नाम होगा दोस्तों, उसके बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा दोस्तों। ठीक है, उस रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को पहले दबा दीजिए और उसके बाद बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है आपका E1 एरर कोड के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, E1 एरर कोड में सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, पानी का सप्लाई बंद हो जाना। देख रहे हैं कौवा जो है पानी के लिए तरस रहा है। ठीक है, बचपन में कहानी सुने होंगे प्यासे कौवे के बारे में। ठीक है, कंकर डाल डाल के जो है ना घरे के पानी को भरता है और पीता है दोस्तों। ठीक है, तो पानी का सप्लाई बंद हो जाना E1 एरर कोड का एक कारण है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। नल का जाम हो जाना, मतलब नल जाम हो जाएगा तो फिर पानी सप्लाई नहीं होगा दोस्तों, मशीन में पानी जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है नल का जाम हो जाना। ठीक है, नल अगर पुराना होता है तो जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पानी में कार्बन होता है दोस्तों, वहाँ पे नल 2 साल में 3 साल में जाम हो जाता है। ठीक है, तो एरर जनरेट होता है दोस्तों। इसके बाद अगला है दोस्तों पाइप का मुड़ जाना, जो इनलेट पाइप होता है दोस्तों। ठीक है, जो पाइप आपको यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं ना, ठीक है ना, वो इनलेट पाइप नहीं है, लेकिन जो इनलेट पाइप होता है वॉशिंग मशीन का, उस पाइप का मुड़ जाना बहुत बार होता है। मिलता है इस तरह का प्रॉब्लम कि पाइप मुड़ा हुआ रहता है, तो क्या होता है कि पानी का प्रेशर कम रहता है दोस्तों। कम रहने के कारण जो है पानी उस गति में नहीं ले पाता है या उस टाइमिंग में नहीं ले पाता है जिस टाइमिंग में मशीन को चाहिए होता है। तो उस कारण से भी E1 का एरर लिखता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पाइप अगर मुड़ा हुआ है तो उसको पहले सीधा करके मशीन को चला के देख ले, फिर आगे का प्रोसेस जो करना होगा वो हम लोग करेंगे दोस्तों। इसका देखिए अगला जो कारण है फिल्टर का जाम हो जाना। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिल्टर सारा। ठीक है, ये जो फिल्टर है दोस्तों, ये फिल्टर जाम हो जाता है जिसके कारण से पानी का सप्लाई बंद हो जाता है, मशीन में पानी नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण से E1 का एरर आता है। और तो तो फिर फिल्टर को निकाल कर साफ कर देना है और फिर से वापस उसको लगा देना है। पानी का सप्लाई फिर चेक कर लेना है कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको देखिए दोस्तों, एक फिल्टर ये भी होता है। ठीक है, देखिएगा नल में लगा हुआ रहता है बहुत जगह, मतलब नल के पास ही लगा रहता है। ठीक है, तो आपका मशीन के पास का फिल्टर है, ये आपका नल के पास फिल्टर रहता है दोस्तों। ठीक है, ये फिल्टर भी जाम हो जाता है जिसके कारण से पानी का सप्लाई नहीं आता है। तो जिन भाइयों को नहीं पता है, ठीक है, वो जान लेंगे इसके बारे में कि ये भी फिल्टर बहुत जगह लगा रहता है, इसीलिए इस फिल्टर को भी चेक कर लेना है कि ये भी फिल्टर जाम है कि नहीं, क्योंकि इसके जाम होने के कारण भी पानी इनलेट वाल्व तक नहीं जा पाता है और एरर फिर जनरेट हो जाता है, एरर शो करने लगता है मशीन में। तो इसको भी खोल के चेक कर लेना है या फिर साफ कर देना है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है आपका इनलेट वाल्व का खराब हो जाना। इनलेट वाल्व खराब हो जाए दोस्तों तो मशीन पानी लेगा नहीं। ठीक है, तो इनलेट वाल्व कैसे चेक किया जाता है इसके लिए भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको हम लिंक दे देंगे। ठीक है, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग जो भी वीडियो देखना चाहें डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इनलेट वाल्व कैसे चेक किया जाता है वो बताया गया है। ठीक है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे दो बता देते हैं हल्का सा, ऐसे 2 टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल पे जो वायर आता है दोस्तों, अगर AC वाल्व है, ठीक है, तो 220 वोल्ट, और अगर DC वाल्व है दोस्तों तो आपका 12 वोल्ट सप्लाई लेगा। ठीक है, अब AC DC कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक स्टिकर लगा रहता है दोस्तों। ठीक है, सभी वाल्व में स्टिकर लगा रहता है, इस स्टिकर पे लिखा रहता है AC 220 और DC 12 वोल्ट। ठीक है,
तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि एसी बल्ब है या डीसी बल्ब है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों, डिटर्जेंट बॉक्स का जाम हो जाना। मतलब डिटर्जेंट बॉक्स अगर जाम हो जाता है तो इनलेट बल्ब तक तो पानी आएगा, लेकिन इनलेट बल्ब के बाद जो मशीन में पानी गिरना चाहिए प्रॉपर वे में, वो प्रॉपर वे में नहीं गिर पाता है, ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट बॉक्स जाम हो जाता है। तो ये भी एक कारण है पानी का नहीं लेना। अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपका मेन पीसीबी का खराब हो जाना। मतलब अगर इनलेट बल्ब पे सप्लाई नहीं जा रहा है पीसीबी से, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में पीसीबी खराब है आपका। मतलब ये जो पिन है यहाँ आप चेक करें 220 वोल्ट या 12 वोल्ट, ठीक है, तो अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा 220 वोल्ट इसके जैक पे, तो उस कंडीशन में आपका पीसीबी खराब है। अगर पीसीबी खराब नहीं है तो हो सकता है मे भी वायरिंग को चूहा काट दिया है, उस कारण से भी सप्लाई नहीं आ रहा होगा। तो वायरिंग को चेक कर लेना है, वायरिंग का कंटिन्यूटी चेक कर लेना है, ठीक है। वायरिंग का भी वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, वायरिंग का वीडियो देख लेना है कैसे कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। तो उसका कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। कंटिन्यूटी अगर बता रहा है फिर भी वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रहा है तो मतलब इसका पीसीबी खराब है। उस कंडीशन में आपको पीसीबी को चेंज कर देना है दोस्तों। अगला जो एरर है दोस्तों आपका E2 एरर है, ठीक है। E2 एरर में आपका पहला जो रीजन है दोस्तों पानी का नहीं निकलना, ठीक है, पानी का नहीं निकलना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों होता है इसका पानी नहीं निकलने के कारण ड्रेन होज का जाम हो जाना दोस्तों, ठीक है। ये देखिए आपका ड्रेन होज है, ठीक है, ये आपका सेमी ऑटोमेटिक का ड्रेन होज है। देखिए इसमें भी लीवर लगा है दोस्तों, इसमें भी लीवर लगा रहता है इस तरह का, ठीक है। लीवर खींचता है तो यहाँ से पानी निकलता है। दिखाते हैं मशीन में आपको। देखिए ये मशीन है आपका, मशीन में आपका ड्रेन होज यहाँ पे लगा रहता है दोस्तों, ड्रम में सेट रहता है, ठीक है, और इस पाइप के थ्रू पानी मशीन से बाहर निकलता है दोस्तों, ठीक है। अगर ये ड्रेन होज किसी कारण से जाम हो गया है तो पानी बाहर नहीं निकला दोस्तों, ठीक है। जाम होने का कारण बताते हैं आपको हम। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मशीन जब कपड़े को धोता है तो नीचे एक तरह का जो गंदगी है वो धीरे धीरे बैठता है दोस्तों, ठीक है। मशीन से ऊपर नहीं दिखेगा लेकिन मशीन के नीचे बहुत गंदा रहता है, ठीक है। तो गंदगी धीरे धीरे क्या होता है जमा होता है। जो इसका पाइप होता है यहाँ पे, जो ड्रेन होज का पाइप होता है दोस्तों, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है कि गंदगी जमा होता है इस तरह से। देखते हैं पतला लेयर से होते होते मोटा लेयर होता है। मतलब यहाँ पे गंदगी जाके जमा होता है धीरे धीरे, और मोटा लेयर होता है तो पानी को ब्लॉक कर देता है, पानी नहीं निकलता है। या कभी ऐसा होता है कि कस्टमर कोई रुईदार कपड़े को धोता है ठंडी के मौसम में, उलन कपड़ा, तो उसका जो रेशा होता है, रेशा आकर इस ड्रेन होज को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण से पानी बाहर नहीं होता है दोस्तों। उस कंडीशन में आपको इस ड्रेन होज को, ठीक है, इस ड्रेन होज को खोलकर साफ करना पड़ेगा, ठीक है। साफ करने के बाद फिर पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा दोस्तों। दूसरा जो कारण है दोस्तों, ठीक है, आपका पाइप का मुड़ जाना, ठीक है, पाइप बेंड हो जाना या पाइप जाम हो जाना। मतलब ये पाइप है अगर मुड़ गया है तो पानी तो निकलेगा नहीं, ठीक है। या पाइप अगर जाम हो गया है, या नाली में जहां पे पाइप लगा हुआ है अगर वो नाली जाम है तो भी पानी नहीं निकलेगा दोस्तों। उस कंडीशन में आपको पाइप को चेक कर लेना अच्छी तरीके से कि पाइप बेंड तो नहीं है। अगर पाइप बेंड है तो उसको सीधा कर दीजिए और फिर मशीन को चला के देखिए कि मशीन पानी निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। और अगर पाइप में कचरा निकला हुआ, कचरा लगा है दोस्तों, ठीक है, तो मशीन के पीछे से जहाँ पे पाइप जॉइंट होता है, ठीक है, वहां से निकाल कर देख लीजिए कि पानी वहां तक, मतलब यहाँ जो पाइप लगता है दोस्तों, ठीक है, खोल के देख लीजिए ड्रेन पाइप को जो बाहर लगा रहता है कि यहाँ तक पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर यहाँ पानी निकल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो समझिए कि आपका ड्रेन पाइप जाम है। और ड्रेन पाइप को नाली से निकाल कर देख लीजिए कि ड्रेन पाइप से भी पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर ड्रेन पाइप से भी पानी निकल रहा है दोस्तों तो आपका नाली जाम है। तो उस कंडीशन में कस्टमर को बताना पड़ेगा कि सर आपका नाली जाम है, नाली को साफ करवाइए तब आपका मशीन चलेगा। न तो अननेसेसरी हम लोग जो है परेशान होते रहेंगे मशीन में कि मशीन से दिक्कत है, मशीन से दिक्कत है। इसीलिए प्रॉपर चेक करना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला जो कारण है दोस्तों आपका ड्रेन मोटर, ठीक है। ड्रेन मोटर अगर खराब हो गया दोस्तों तो क्या है कि इस लीवर को खींचेगा नहीं। यहाँ जो लीवर लगा रहता है दोस्तों, ठीक है, देखिए ड्रेन मोटर है, अगर ड्रेन मोटर दोस्तों खराब हो गया है तो इस लीवर को नहीं खींचेगा। अगर लीवर को खींचेगा नहीं तो फिर पानी मशीन से आउट होगा नहीं, निकलेगा नहीं दोस्तों। तो उस कंडीशन में ड्रेन मोटर को चेक कर लेना है। और ड्रेन मोटर अगर चेक करना है दोस्तों आपको नहीं पता है तो इसके लिए हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, और अन्यथा अथवा आपको हम लिंक में भी दे देंगे
ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे दोस्तों, वहां से भी आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कि ड्रेन मोटर कैसे चेक किया जाता है। उसके बाद अगला जो कारण है दोस्तों आपका पाइप का लेवल हाई होना। पाइप का लेवल का मतलब हुआ दोस्तों, देखिए सपोज कीजिए कि आपका एक मशीन है, ठीक है, ये आपका वॉशिंग मशीन का ये हाइट है दोस्तों, ठीक है, पानी आपका इस लेवल तक लिया, ठीक है, और ड्रेन पाइप देखिए यहाँ रहता है लगा हुआ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ नाली में जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे नाली में जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, स्ट्रेट एकदम सीधा होके, हल्का सा बेंड होना चाहिए, नाली में चला गया। अगर पाइप यहाँ पे निकलता है दोस्तों और पाइप ऐसे होकर इस तरह से अगर यहाँ नाली में जाता है, ठीक है, तो क्या हुआ कि वाटर का लेवल और पाइप का लेवल दोनों बराबर है दोस्तों, ठीक है, तो क्या है कि वाटर का इतना प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, कि यहाँ तक पानी को निकाल सके, ठीक है ना। और इस मशीन में कोई पानी फेंकने के लिए ड्रेन मोटर नहीं लगा रहता दोस्तों, ठीक है, फ्रंट लोड की तरह, ये टॉप लोड है। टॉप लोड में क्या है कि भल्ब होता है, जैसे ड्रेन भल्ब हुआ दोस्तों, ठीक है, ड्रेन भल्ब का मतलब क्या हुआ कि ड्रेन भल्ब एक पुल पे बना हुआ बांध की तरह होता है, ठीक है, जिसको बांध को खोलने के लिए बांध के गेट को खोलने के लिए एक मोटर लगा रहता है, ठीक है, स्विच दबाइएगा दोस्तों तो मोटर स्टार्ट होगा और बांध का जो गेट होता है, ठीक है, उसको खोलने के लिए मोटर लगा रहता है। मोटर धीरे धीरे क्या होता है कि बांध के गेट को खोलता है और पानी अगर लेवल हाई है तो हाई प्रेशर में आता है, अगर लेवल कम है तो लो प्रेशर में पानी निकलता है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें उस तरह का मोटर नहीं लगाया कि पानी को प्रेशर से फेंक सके, इसीलिए अगर ड्रेन पाइप आपका मशीन के लेवल से ऊपर है, ठीक है, तो पानी नहीं फेंकेगा। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, कि ये भल्ब है, ये मोटर नहीं है पानी फेंकने के लिए कि फ्रंट लोड की तरह कि अगर बेसिन में भी पाइप लगा दिए हैं तो पानी को बाहर फेंक देगा दोस्तों। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, पाइप के लेवल को दोस्तों, ठीक है। अगला जो रीजन है दोस्तों आपका पीसीबी का खराब हो जाना, मतलब अगर ड्रेन मोटर पे सप्लाई नहीं जा रहा है, ठीक है, इस ड्रेन मोटर पे 220 वोल्ट का सप्लाई जाता है, ठीक है, अभी तो नया मशीन आ गया है, तो अगर डीसी मोटर है तो 23 वोल्ट मिलता है देखने के लिए कि 23 वोल्ट आता है मोटर के ऊपर पे, ठीक है, तो 23 वोल्ट पे मोटर खींचता है। लेकिन पुराने वाले मॉडल में सारा आपको 220 वोल्ट मिलेगा। तो इसके जेक पे जो है 220 वोल्ट चेक कर लेना है कि पीसीबी से सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मोटर नहीं खींच रहा है तो पहले 220 वोल्ट चेक करना है कि वहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 220 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ड्रेन मोटर खराब है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको वायरिंग चेक करना है, सबसे पहले वायरिंग चेक करना है, वायरिंग का कंटिन्यूटी चेक करना है पीसीबी से लेकर मोटर तक का कि कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर नहीं बता रहा है तो हो सकता है कहीं इंटरनल वायरिंग शॉर्ट हो गया होगा या खराब हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। पीसीबी चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा मिला है हम लोगों को, ठीक है ना, कि मतलब वायरिंग खराब रहता है और हम लोग मोटर चेंज करते हैं, पीसीबी चेंज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो वायरिंग को एक बार चेक कर लेना प्रॉपर वे में कि वायरिंग सही है कि नहीं। अगर वायरिंग सही है तो पीसीबी सप्लाई नहीं आ रहा है तो पीसीबी उस कंडीशन में आपको चेंज करना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपका E3 का। E3 में बेसिकली क्या है कि डोर स्विच खराब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे डोर स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए एक प्लेट है। अगर डोर आप उठाएंगे ना, ठीक है, तो ये प्लेट जो है उठ जाएगा, ठीक है। और डोर जब रखेंगे तो प्लेट जो है देख रहे हैं यहाँ पे जो लीवर है इस डोर स्विच को दबाता है, स्विच को दबा देता है और आपस में तार कनेक्ट हो जाता है, तो एरर खत्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें डोर स्विच लगा रहता है। डोर अगर ओपन रहेगा तो आपका E3 एरर शो करेगा, और अगर डोर स्विच खराब हो गया है, ठीक है, डोर स्विच खराब होता नहीं दोस्तों, ठीक है। डोर स्विच में क्या होता है, कार्बन लग जाता है और कार्बन लगकर वो सड़ जाता है इंटरनल, ठीक है ना। खोल के हम लोग बहुत बार देखे हैं, तो उसका अंदर में कार्बन लगता है और कार्बन लगकर जो कॉपर होता है वो सड़ जाता है और फिर से एरर दिखाने लगता है। उस कंडीशन में डोर स्विच को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो E3 में डोर स्विच का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, ठीक है ना। डोर स्विच को चेंज करना है इसमें, अगर डोर स्विच खराब हो जाता है तो, और नहीं तो बहुत बार होता है कि चूहा काट दिया है, तो चूहा तो हर कंडीशन में रहेगा दोस्तों, ठीक है। कोई भी एरर आएगा उस कंडीशन में चूहा का रहना अनिवार्य है, क्योंकि चूहा वायरिंग काटने में माहिर होता है दोस्तों। अधिकतर मशीन में देखिएगा एरर कोड आया है चूहा के काटने से। तो वायरिंग आपको पहले चेक कर लेना है कि वायरिंग सही है कि नहीं है दोस्तों। देखिए डोर स्विच दो तरह का होता है दोस्तों, ठीक है। एक देखिए ये भी डोर स्विच है, ठीक है, किसी मशीन में ये भी लगा हुआ रहता है। ये लीवर जो है अप एंड डाउन होता है, जिसके कारण से यहाँ से कनेक्टिविटी बनता है, ठीक है। तो ये भी इस तरह का भी डोर स्विच है।
तो चेक कर लेना दोनों का कंटिन्यूटी, इस दोनों पिन पे कंटिन्यूटी देखना है, इस दोनों पिन पे कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। अगर कंटिन्यूटी बता रहा है तो डोर स्विच आपका ठीक है, और कंटिन्यूटी अगर नहीं बता रहा है तो समझिए कि आपका डोर स्विच खराब है दोस्तों, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको डोर स्विच को चेंज करना है, आपका E3 का एरर चला जाएगा। या बहुत बार होता है कि डोर जो है प्रॉपर नहीं बैठ पाता है, हल्का सा उठा रह जाता है, तो क्या है कि स्विच दबता नहीं है, उस कंडीशन में भी एरर आपका शो करेगा। तो उस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए आपका E4 का एरर है दोस्तों, ठीक है। E4 में आपका होता है अनबैलेंस होना, मतलब ड्रम का सही से नहीं चलना। ड्रम आपका सही से नहीं चल रहा है, मतलब जब स्पिन हो रहा है तो ड्रम वन साइडेड भाग रहा है, बॉडी में टकरा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अनबैलेंस होता है मशीन, तो आपका E4 एरर लिखता है। तो अनबैलेंस होने का 2-3 कारण है दोस्तों। पहला है कपड़े का वन साइडेड होना, मतलब कपड़ा जो है मशीन के एक साइड ही आ गया है, उस कारण से भी वाइब्रेट करता है मशीन और E4 लिखता है। दूसरा जो कारण है दोस्तों उसका आपका जो सस्पेंसर होता है, देख रहे हैं यहाँ पे शोकर होता है, अगर वो एक साइड का शोकर खराब हो गया तो मशीन क्या है कि वन साइडेड झुक जाता है, एक साइड इसका जो ड्रम होता है झुक जाता है। जब स्पिन करेगा तो वो बहुत जोर से आवाज करेगा और बॉडी में टकराएगा, स्पिन होने नहीं देगा मशीन को। तो उस कंडीशन में E4 का एरर लिखता है। तो चेक कर लेना है कि अगर शोकर खराब है, सस्पेंसर खराब है उसका, मशीन अगर वन साइडेड झुका हुआ है, इसका ड्रम जो ड्रम देख रहे हैं ना दोस्तों, ड्रम मशीन नहीं सॉरी ड्रम अगर एक साइड झुका हुआ है तो उस कंडीशन में शोकर को चेक करना है कि शोकर सही है कि नहीं। अगर शोकर खराब है तो उसको चेंज कर देना है। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों इसका, मशीन को बैलेंस में रहना चाहिए, मतलब पूरा बैलेंस में। अगर हल्का सा भी टेढ़ा रहेगा दोस्तों तो ड्रम भी झुक जाएगा वन साइडेड, तो स्पिन होगा नहीं। तो मशीन का लेवल भी आपको चेक कर लेना है ताकि E4 का एरर ना आए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपका, ये आपका ड्रम का पीछे का सपोर्ट होता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें क्लच असेंबली फंसता है। तो क्या होता है कि कुछ समय चलते हुए ये जो आपका देख रहे हैं होल, ठीक है ना, ये होल एकदम फिक्स बैठता है क्लच असेंबली में। अगर ये होल इसका खराब हो जाता है या उसका मुंह जो है फैल जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ड्रम जब चलेगा ना तो ड्रम हल्का सा वाइब्रेट करके चलेगा, मतलब प्रॉपर नहीं चलेगा। जिस स्मूथनेस में चलता है उस तरह चलेगा नहीं, हल्का सा ड्रम उसका वाइब्रेट करेगा, जो अंदर का ड्रम होता है वो वाइब्रेट करेगा दोस्तों। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मशीन अच्छा से स्पिन नहीं कर पाता है और एरर लिखने लगता है। तो सारा चीज देखने के बाद लास्ट में इसको चेक करना है आपको कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। ड्रम हिला के देख लेना हाथ से कि हिलता है कि नहीं। अगर हिल रहा है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो समझिए कि इसको चेंज करना है दोस्तों। तो इसको भी चेंज करिएगा, तभी जाके आपका E4 का प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। और एक दोस्तों इसका कारण है ओवरलोड, ठीक है। कपड़ा अगर ओवरलोड डाल दिए हैं तो उस कंडीशन में भी आपका E4 का एरर लिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान देना है या कस्टमर को एजुकेट करना है कि आप ओवरलोड न डालिए। अगला जो एरर है दोस्तों आपका डबल E का है, ठीक है। डबल E आपका प्रेशर सेंसर का एरर है दोस्तों, ठीक है। प्रेशर सेंसर खराब हो जाता है जिसके कारण से डबल E लिखता है। मतलब अगर प्रेशर सेंसर पे वोल्टेज सप्लाई नहीं आ रहा है, तार में कार्बन लग गया दोस्तों, ठीक है, प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रहा है सेंसर को, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में भी होता है। चूहा तार काट दिया है, प्रेशर सेंसर खराब हो गया है, प्रेशर सेंसर का पाइप चूहा काट दिया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि चूहा कटे हुए हैं, ठीक है। उस कंडीशन में प्रेशर सेंसर को पता नहीं चलेगा कितना पानी लेना है कितना पानी नहीं लेना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एरर दिखाता है। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे डिस्प्ले में इसका ड्रेन होज, अगर इसका जो होज होता है, सॉरी, इसका जो सेंसर का जो पानी लेवल नापने का जो होल होता है दोस्तों, ठीक है, अगर वो भी जाम हो जाता है गंदा होने के कारण तो प्रेशर सेंसर तक उसका प्रेशर पहुंच नहीं पाता है, जिस कारण से भी आपका एरर शो करेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अधिकतर केस में आपको वायरिंग का कार्बन लग जाना होता है, वायरिंग का चूहा काट देना होता है, या प्रेशर सेंसर खराब हो जाना होता है दोस्तों, ठीक है। ये अधिकतर मिलता है। ड्रेन होज, सॉरी, सेंसर का जो होज होता है वो ब्लॉकेज बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर मिलता है दोस्तों तो उसको भी एक बार चेक कर लेना है कि वहाँ से क्लीन है कि नहीं। नहीं तो पता चला कि आप सेंसर चेंज कर दिए और वहाँ से ब्लॉक है, एरर एजीटी वही शो कर रहा है, कस्टमर के पास जाइएगा तब बेइज्जती हो जाएगा कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप जाते हैं कस्टमर के पास तो आप पार्ट चेंज जो भी कीजिए, ठीक है, मैटर नहीं करता दोस्तों, लेकिन प्रॉपर वे में आप पहले इसको चेक कर लीजिए कि एरर कहाँ से है, ठीक है, ताकि कस्टमर को ना लगे कि आपको कुछ आता नहीं है। बहुत बार होता है कि जो सीनियर इंजीनियर होते हैं
वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि चलो सेंसर खराब है, चेंज कर दिए। सेंसर लगाने के बाद कस्टमर वहीं खड़ा है, देख लिए कि भैया आप सेंसर लगा दिया, अभी तक एरर खत्म नहीं हुआ आपका। उसको लगता है कि इस इंजीनियर को कुछ आता ही नहीं है। तो कभी भी दोस्तों रिपेयरिंग सेक्टर में कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपको हमेशा सोचना है कि हमको कुछ नहीं आता है, और स्टार्टिंग से चेक कर लेना है आपको हर चीज़ को, तभी आप प्रॉपर उसका सॉल्यूशन दे पाइएगा। और कस्टमर भी आपको मतलब समझिए कि अच्छा समझेगा कि हाँ भाई अच्छा इंजीनियर है, तो नेक्स्ट टाइम भी आपको डायरेक्ट बुलाएगा काम करने के लिए। तो क्या होता है, इस तरह से कस्टमर बेस बनता है और इनकम का सोर्स भी बढ़ता है दोस्तों। इंजीनियर का इनकम का सोर्स तो प्राइवेट कस्टमर ही है। कंपनी में तो सैलरी बहुत कम ही मिलता है, अगर प्राइवेट कस्टमर ना हो तो फिर इनका सोर्स रहेगा ही नहीं। तो इस बात का दोस्तों ध्यान देना है, ठीक है, कि प्रॉपर आपको चेक करना है। पार्ट कोई भी चेंज कीजिए लेकिन प्रॉपर चेक कर लीजिए कि वहाँ से प्रॉब्लम है कि नहीं। इसीलिए आपको हम बारीकी से बता रहे हैं हर चीज़ को, जो जो हम लोग लाइफ में देखे हैं, जो जो सीखे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका E7 का एरर है, ठीक है। E7 का एरर में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जो बटन देख रहे हैं आप, अगर किसी कारण से बटन दबा हुआ रह गया, ठीक है, तो आपका E7 का एरर लिखेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आता है E7 का एरर। अगर आपका ऊपर का जो कैबिनेट होता है, पीसीबी इसमें लगा रहता है, अगर वो किसी कारण से ख़राब होता है तो क्या होता है कि कभी कभी बटन दबा रह जाता है, फंस जाता है, और E7 का एरर डिस्प्ले करेगा। तो उस समय आपको घबराना नहीं है। E7 का एरर होता है बटन दब गया है, तो क्या करना है कि पीछे से स्क्रू ढीला कर देना है दोस्तों, ठीक है। बहुत बार मिलता है कि पीसीबी अब खोले हैं, तो पीसीबी खोलने के बाद फिर से अगर हम लगा रहे हैं तो स्क्रू ज़्यादा टाइट हो गया है। तो ज़्यादा टाइट होने के कारण क्या होता है कि बटन जो है उसका जो पैनल होता है, पैनल में जाके सट जाता है, मतलब वो समझिए कि दब गया डायरेक्टली, और मशीन को ऑन किया तो E7 का एरर दिखने लगा। तो उस कंडीशन में आपको पीछे का स्क्रू को ढीला कर देना है, ठीक है, और बटन को प्रेस करके देखना है कि अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं बटन इसका, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला जो एरर है दोस्तों आपका S3 का है, ठीक है। S3 का एरर में दोस्तों आपका होता है कि अगर आप मशीन आपका स्पिन मूड में है, मतलब स्पिन कर रहे हैं आप, चल रहा है स्पिन, ठीक है, स्पिन पूरा स्पीड में चल रहा है, और अचानक बच्चा आया या कोई भी आया व्यक्ति, ठीक है ना, और उस स्पिन लीड को उठा दिया, मतलब उसके ढक्कन को उठा दिया दोस्तों, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको S3 का एरर दिखाएगा। तो उसको कुछ करना नहीं रहता है, ठीक है। मशीन को बंद करके फिर से आप स्पिन चला सकते हैं, ठीक है। और अचानक कभी भी स्पिन चलते समय मशीन को उठाना नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, क्लच असेंबली में झटका लगता है, उस कंडीशन में क्लच असेंबली खराब होने का चांस रहता है। इसीलिए कभी भी स्पिन चले तो उसको मशीन को पहले बंद कर दीजिए, और उसके बाद ही आप डोर को उठाइए दोस्तों। इसके बाद अगला जो एरर है दोस्तों आपका H6, H7 और H8 है दोस्तों, ठीक है। तो आपको हम H6 के बारे में पहले बता देते हैं, ठीक है। H6 जो होता है दोस्तों आपका पानी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, अगर 70 डिग्री से ऊपर चला गया है, मतलब 70 डिग्री से ऊपर पानी का टेम्परेचर शो कर रहा है, पीसीबी को मिल रहा है कि भाई सेंसर बता रहा है कि 70 डिग्री से ऊपर हो गया है, तो उस कंडीशन में आपका H6 लिखेगा। अब 70 डिग्री होने के कारण हो सकता है दोस्तों कि पीसीबी हैंग कर गया, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है, कि 70 डिग्री है कि 30 डिग्री है कि 20 डिग्री है। तो उस कंडीशन में भी H6 लिखता है, तो उस कंडीशन में आपका पीसीबी भी खराब हो सकता है, तो चेक कर लेना है। दूसरा जो एरर है दोस्तों आपका H7 का, ठीक है। H7 में क्या होता है, पानी गर्म नहीं होता है, मतलब पानी अगर गर्म नहीं हो रहा है, हीटर का सप्लाई दिए हुए हैं और पानी अगर गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में H7 लिखता है। लेकिन पानी गर्म क्यों नहीं हो रहा है, हो सकता है कि हीटर खराब हो, ठीक है। तो हीटर को चेक कर लेना है। देखिए 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर लेना दोस्तों कि हीटर सही है कि नहीं है। और अगर हीटर सही है आपका, ग्राउंड भी चेक कर लेना, ग्राउंड भी होता है कभी कभी खराब हो जाने के बाद, ठीक है। तो चेक कर लेना हीटर को प्रॉपर। अगर हीटर सही है तो वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेना है, मशीन को स्टार्ट करके हीटर पे सप्लाई दे के मीटर को लगा के छोड़ देना वहीं पर, ठीक है, 10-15 मिनट के लिए। जब सप्लाई आएगा हीटर पे तब वोल्टेज आपका डिस्प्ले होगा दोस्तों, क्योंकि तुरंत तो हीटर पे सप्लाई आएगा नहीं, पहले पानी भरेगा, मशीन को उधर चलेगा, उसके बाद फिर पानी गर्म होता है। तो आपको मीटर लगा के छोड़ देना है उसके पॉइंट पे, और वेट करना है कि इस पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर सप्लाई आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो पीसीबी सही है, मतलब इसका हीटर खराब है। हीटर पे सप्लाई आ रहा है लेकिन हीटर काम नहीं कर रहा है, तो पानी गर्म नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो H7 का एरर
दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि भाई ये फंक्शन कंपनी बनाया हुआ है कि एरर दिखाने का, तो दिखाना है उसको, अपना काम करेगा ही वो। इसके बाद दोस्तों आपका H8 का एरर है, ठीक है। तो H8 एरर में आपका जो हीटर का टेम्परेचर सेंसर होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये देखिए ये आपका टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ लगा रहता है, अंदर में देख रहे हैं यहाँ सेंसर लगा हुआ रहता है। तो क्या है कि यही बताता है पीसीबी को कि भाई आपका पानी का जो सप्लाई है बंद कीजिए, गर्म हो गया है, 30 डिग्री टेम्परेचर सेट किए हुए थे, 30 डिग्री हो गया पानी गर्म, ठीक है, आप उसको बंद कीजिए, ठीक है। तो अगर एक खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका H8 लिखेगा दोस्तों, ठीक है ना। H8 खराब होने पे H8 लिखेगा, से या तुतिया लग गया यहाँ पे, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है पीसीबी से, पीसीबी को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई जिंदा है कि मर गया है, उस कंडीशन में भी जो है ना H8 लिखेगा। इसलिए जाके चेक कर लेना कि तुतिया तो नहीं लगा हुआ है। अगर तुतिया लगा हुआ है, ठीक है, तो वायर को काट के कनेक्ट कर दीजिए साफ करके, और फिर से लाइन देके देखिए सही से चलेगा अगर तुतिया से प्रॉब्लम होगा तो। और अगर कार्बन से प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में ख़राब है, तो आपका बदलना पड़ेगा इसको। लेकिन अधिकतर केस में दोस्तों ख़राब मिलता नहीं है, या तो तार कटा हुआ होता है या तो कार्बन लगा रहता है, क्योंकि ये सब सेंसर बहुत जल्दी नहीं ख़राब होता है, बहुत कम ही ख़राब होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका H6, H7 और H8 के बारे में, ठीक है। अगर आपको दोस्तों अगर लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो। देखिए दोस्तों अगला जो एरर है आपका EL, EH और EF, ठीक है। तीनों के बारे में दोस्तों हम बता देते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। EL का मतलब दोस्तों क्या होता है, एरर लो। EL का मतलब हो गया लो, ठीक है, लो का मतलब लो वोल्टेज। हम यहाँ पे स्टेबलाइजर इसीलिए लगाए हुए हैं कि लो वोल्टेज हो गया दोस्तों, और हम कोई माइक्रोटेक का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस एक स्टेबलाइजर था तो सिर्फ स्टेबलाइजर दिखाने के लिए आपको हम यहाँ पे एक लगा देंगे भाई वोल्टेज कंट्रोलर स्टेबलाइजर होता भी है। अगर EL लिख रहा है वोल्टेज लो मतलब 160 वोल्टेज से कम है, ठीक है, बिलो 160 वोल्टेज, तो उस कंडीशन में आपको स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, तभी मशीन आपका चल पाएगा, नहीं तो EL एरर दिखेगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा जो एरर है आपका EH का मतलब होता है हाई वोल्टेज, मतलब 285 वोल्टेज से अगर एबव चला गया है, 300 वोल्टेज चला गया है, 290 चला गया दोस्तों, तो उस कंडीशन में मशीन को लग रहा है कि हाई वोल्टेज है, उस कंडीशन में EH का एरर दिखाएगा, उस कंडीशन में भी आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा जो एरर है दोस्तों आपका EF का है, ठीक है। तो EF का एरर है आपका अर्थिंग का वीक होना, मतलब अगर अर्थिंग कमजोर है आपके घर का तो उस कंडीशन में आपका EF का एरर लिखेगा। लेकिन EF का एरर बहुत कम मिलता है, EH का एरर आपको मिलेगा देहात साइड में, मतलब गांव साइड में EH का एरर मिलेगा, और EL का एरर ज़्यादातर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि शहर में तो बहुत लाइन का प्रॉब्लम बहुत कम है, तो यहाँ तो बहुत कम ही मिलेगा ये एरर देखने के लिए। लेकिन जो रूरल एरिया होता है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है कि अभी तक भी केबलिंग वाला वायर गया नहीं है, अभी ही पुराना वायर से चल रहा है, तो कहीं पे वोल्टेज कम तो कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे अर्थिंग कमज़ोर है, तो ऐसा एरर आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, शहर में बहुत कम मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वीडियो का यहाँ पे आपका एरर कोड ख़त्म हो गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा आपको। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी इच्छा है तो आप दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ये वीडियो देखकर सीख सकते हैं, इच्छा है तो, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। और आपसे फिर से एक बार अनुरोध है दोस्तों कि अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन होगा दोस्तों उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमें भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन मिले हम लोग को, ठीक है ना, कि चलो भाई वीडियो अच्छा लगा है तो और वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।